विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी हरियाणा में परिसीमन के बाद, और क्या अंदर खाने इसकी तैयारी भी चल रही है। परिसीमन में कौन कौन सी नई सीटें जुड़ेंगी या फिर किसी मौजूदा सीट को खत्म भी किया जा सकता है। जाट बाहुल्य और अहिरवाल क्षेत्र में बड़े बदलाव संभव है क्योंकि ध्यान में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी होगा। रोहतक, हिसार, गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में क्या बदलाव होगा, कौन सी सीट को रिजर्व किया जाएगा और किस बेल्ट में नई सीट का जन्म होगा। इस डिलिमिटेशन में किसको फायदा मिल सकता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस, या फिर इनेलो की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी प्रदेश की आगामी चुनावी साल 2029 में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार दिन पत्रकार। परिसीमन होना है हरियाणा में, जिसकी समय समय पर चर्चा होती रहती है, और परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी और फिर राज्यसभा की सीट भी बढ़ेगी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में 4 लोकसभा की नई सीटें जुड़ेंगी और 36 विधानसभा की नई सीटें ऐड ऑन होंगी अगर परिसीमन होता है तो। यानी कि परिसीमन के बाद हरियाणा में लोकसभा की सीट 14 है और विधानसभा की सीट 126 हो सकती है। तो मतलब जैसे अब एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती है, वैसे ही परिसीमन के बाद भी एक संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें संभव है अगर सीटों में इतनी बढ़ोतरी होती है तो। अब मैं विस्तार से बात करता हूं। तो सबसे पहले तो ये कि इतनी सीटें बढ़ने के बाद प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन ज्यादा चर्चा फिलहाल इस बात की भी है कि रिजर्व कौन कौन सी सीट होगी और लोकसभा में नई सीट कौन सी जुड़ेगी। और जाहिर है कि नई सीट जुड़ेंगी तो मौजूदा सीटों को तोड़कर ही उनका गठन होगा, यानी कि मौजूदा सीटों के क्षेत्र में बदलाव होगा। तो ऐसे में सबसे पहले मैं मौजूदा लोकसभा सीटों के बारे में आपको बताता हूं जो जानना जरूरी है। तो फिलहाल 10 लोकसभा सीटें हैं प्रदेश में। अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार। ये कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की, और इनमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, एक सिरसा और दूसरी अंबाला। ठीक ऐसे ही संभवतः 14 लोकसभा सीट अगर होंगी तो उनमें से 3 रिजर्व भी हो सकती है, लेकिन आरक्षित होंगी कौन सी सीट वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या मौजूदा सीट्स में से ही किसी को रिजर्व किया जाएगा या फिर जो नई बनेंगी उनको भी रिजर्व किया जा सकता है। रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव के कयास हैं। तो अब बात करता हूं कि कौन सी नई लोकसभा सीट्स हो सकती है। एक तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को अलग अलग किया जा सकता है, जातीय समीकरण भी यहाँ पर अलग अलग है। भिवानी जाट बाहुल्य क्षेत्र है और महेंद्रगढ़ यादव बाहुल्य इलाका है, तो एक सीट यहाँ बनाई जा सकती है। भिवानी और महेंद्रगढ़ अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हो सकते हैं। हालांकि महेंद्रगढ़ पहले भी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। इसके अलावा पलवल, जो फिलहाल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, इसे भी फरीदाबाद से अलग करके एक नया लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। इसी तरह कैथल और जींद को मिलाकर भी एक नया संसदीय क्षेत्र बन सकता है। और एक झज्जर की भी चर्चा है कि झज्जर को भी लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। यानी इस तरह से लोकसभा की कुल 4 सीटें नई बन सकती हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि इसमें राजनीतिक समीकरणों को खास महत्व दिया जा सकता है, जैसे कि पिछले चुनावों में कहां-कहां बीजेपी जीती, कहां-कहां कांग्रेस जीती है। ऐसे सर्वे से परिसीमन में मदद मिलती है। इससे पहले की अगर बात करूं तो 2007-8 में हरियाणा में परिसीमन हुआ था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र हुड्डा सीएम हुआ करते थे। उस समय भी कई विधानसभा क्षेत्रों को तोड़कर नया बनाया गया था। खासकर सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र में कई जगह परिसीमन से बदलाव हुए थे। 2007-8 में परिसीमन के बाद भिवानी और महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों को भिवानी महेंद्रगढ़ बनाने के लिए मिला दिया गया और मौजूदा फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित कर एक नया गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। हालांकि 77 तक गुड़गांव भी अस्तित्व में था, बाद में यह परिसीमन के बाद फिर से अस्तित्व में आया। अहिरवाल क्षेत्र में तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भेदभाव के आरोप भी अपनी सरकार पर कई बार लगाते रहे हैं, जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं काफी समय से। इसके अलावा परिसीमन में जातीय समीकरण को भी साधने पर फोकस रह सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि जाट बाहुल सीटों में गैर जाट गांव मिला दिए जाए ताकि चुनाव में मुकाबला एक तरफा ना रहे। तो ऐसे इक्वेशन भी संभव है।
खैर, अब विधानसभा सीटों की बात करते हैं जो फिलहाल 90 है, लेकिन परिसीमन के बाद 126 सीट हो सकती है विधानसभा की। तो फिलहाल 90 में से 17 सीटें एससी आरक्षित हैं प्रदेश में। मुलाना, साढौरा, शाहबाद, गोला, एक नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाना, रतिया, कालावाली भी है, उगलाना, बवानीखेड़ा, कलानौर, झज्जर, बावल, पटौदी और होडल। लेकिन परिसीमन के बाद ये संभवतः 25 सीटें रिजर्व कैटेगरी में रखी जा सकती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि संभावित 126 सीटें जब होंगी तो कौन कौन सी आरक्षित की जाएंगी। क्या कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों पर कोई असर होगा? जैसे 2024 में बीजेपी ने भले ही 48 सीटें जीतकर इतिहास रचा, लेकिन 5 जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। उनमें हुड्डा का गढ़ भी शामिल है। हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसे जो 5 जिले हैं जहां बीजेपी नहीं जीती वो है नूंह, सिरसा, झज्जर, रोहतक और फतेहाबाद, जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो हुड्डा शैलजा के गढ़ में किस तरह का बदलाव दिखेगा? कौन कौन सी सीट आरक्षित होंगी? क्या किसी बड़े नेता की सीट भी आरक्षित हो सकती है? और नजर उस पर भी रहेगी कि क्या सिर्फ कांग्रेस के किसी बड़े नेता की सीट रिजर्व होगी या फिर बीजेपी के किसी बड़े लीडर की सीट भी आरक्षित हो सकती है। हालांकि ये सब बाद में पता चलेगा जब परिसीमन होगा। यानी परिसीमन से राजनीतिक लाभ किसको होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना साफ है कि डीलिमिटेशन से प्रदेश की पॉलिटिकल तस्वीर काफी हद तक बदल जाएगी और राजनीतिक रूप से हरियाणा काफी मजबूत भी हो जाएगा, क्योंकि संभवतः 126 विधायक होंगे और लोकसभा में हरियाणा के 14 सांसद भी हो सकते हैं। यानी राजनीतिक ताकत काफी बढ़ जाएगी प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी हरियाणा की। हालांकि आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। क्या राजनीतिक लाभ को देखते हुए सभी समीकरणों को साध कर क्षेत्रों में फेरबदल दिख सकता है? क्या किसी बड़े नेता की सीट को भी रिजर्व किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।